और इसलिए हम सबकी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत शान शौकत, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उपासना विधि, व्यक्तिगत मत और मजहब की स्वतंत्रता राष्ट्र धर्म के सामने गौण है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को यही बताती है कि हमारे लिए दल से महत्वपूर्ण देश है, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है, लेकिन दल से महत्वपूर्ण भी देश है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है। जब देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा था तो उसने भारतीय जनसंघ को उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जनता पार्टी में समाहित कर दिया था। याद करिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, हमने अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन कर दिया था, क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी। जब इस देश में राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए किसी अभियान और नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस समय इसी लखनऊ के सांसद सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे आए थे और उन्होंने देश में गठबंधन की सरकार और गठबंधन के एक नए युग का शुभारंभ किया था और देश के अंदर पहली सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बना करके, और गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है उसके माध्यम से एक राजनीतिक स्थिरता देश के अंदर देने का कार्य भी किया। जब आवश्यकता पड़ी कि कोई व्यक्ति देश हित के विरोध में कार्य कर रहा है, देश के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो डटकर उसके खिलाफ लड़ने का जज्बा भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर देखा होगा। भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को लेकर के कही, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के इसका कार्य करें, इसको पूरा करेंगे। वह भी आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्राप्त करना और शासन करना मात्र लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों को लेकर के राजनीति में आई है, जिन मूल्यों और आदर्शों पर भारतीय समाज की आस्था टिकी हुई है, भारतीय समाज का जीवन टिका हुआ है और जिस पर उसका भविष्य भी टिका हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना किस रूप में पूरे देश के अंदर हुआ। भारत दुनिया का विकसित देश नहीं है। हम विकास की प्रक्रिया से जुड़ करके विकसित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। तेजी के साथ भारत विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत अमेरिका माना जाता है और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है। दुनिया का दादा है, जहां मर्जी वहां कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोरोना प्रबंधन आपने अमेरिका का देखा होगा, भारत भी आपके सामने है। अमेरिका के स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर है, उसकी तुलना में भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधा बहुत कमजोर है। लेकिन कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए? इस महामारी, इस सदी की इस महामारी के कारण क्या क्या अन्य विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश था, दुनिया में नवंबर 2019 में बीमारी आ चुकी थी
दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपने देखा होगा यूरोप के तमाम देश इसकी चपेट में आ गए थे। मौतों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। भारत के अंदर मार्च प्रथम सप्ताह में ये बीमारी आई, फरवरी के अंत में आई और मार्च में उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये बीमारी देखने को मिली थी कुछ जनपदों में। और उस दौरान आपने देखा होगा कि 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी। समय से लिया गया निर्णय और समय से लिए गए निर्णय के साथ ही समाज का कौन तबका इससे प्रभावित होगा, उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी देना, उनके लिए उस प्रकार की सुविधा देना, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कार्य और पैकेज के माध्यम से गरीबों को मदद देने का रहा हो, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और छोटे छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने का रहा हो, या फिर गरीबों को अन्न की सुविधा उपलब्ध कराने का। कोई भी महामारी दुनिया के अंदर आई हो, लगभग हर 100 साल में एक बार महामारी आती ही आती है। 1918 से 26 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस बीमारी से उतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी भूख से मौत हुई थी। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन देश और दुनिया के सामने बेहतरीन रहा। लेकिन साथ साथ मैं कह सकता हूं, भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को फ्री में राशन देने की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई। जिन गरीबों के लिए अपने छोटे खर्चे की आवश्यकता थी, उनके लिए भी उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। आजादी के बाद देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या स्थिति थी? अलगाववाद चरम पर था, कोई राज्य वहां सुरक्षित नहीं था। असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, कोई भी राज्य, बड़ी अव्यवस्था थी। अलग अलग ग्रुप खड़े हो गए थे, भारत के खिलाफ हथियार लेकर के खड़े थे। 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? अलग ही नजारा था। और 7 वर्ष में कैसे तस्वीर बदल गई पूर्वोत्तर के राज्यों की? क्या स्थिति है पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर केंद्रीय मंत्री के लिए अनिवार्य है कि 15 दिन में एक बार पूर्वोत्तर के राज्यों में कैंप करेगा, रात्रि को रुकेगा, वहां पर चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा और वहां की जनता के साथ संवाद भी करेगा। आजादी के बाद यही तो संवाद नहीं हुआ था, जिस संवाद को मोदी जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ प्रारंभ किया। उनके अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा किया। आज पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ने में उतावला महसूस करता है। आज वहां के जितने भी अलगाववादी संगठन थे, इन सब ने हथियार डालने प्रारंभ कर दिए। ज्यादातर डाल चुके हैं, जो बचे हुए वे भी डालेंगे। भाइयों बहनों, नेतृत्व पर निर्भर करता है वह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है, कैसे और कहां ले जाना चाहता है। और अगर नेतृत्व ईमानदार है, चरित्रवान है, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, तो पूरा देश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर वो उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो पश्चिम, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करता है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यही मोदी जी ने किया है।